हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम फाइल में से डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस के थ्रू हम डेटा रीड करते हैं और उन सभी फंक्शंस की वर्किंग कैसे होती है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में। एक बच्चे का डाउट है कि रीड लाइन फंक्शन से हमने फाइल में से डेटा रीड किया था, तो रीड लाइन चूंकि एक बार में एक लाइन रीड करती है तो उसने सिर्फ एक ही लाइन रीड की थी। अगर हमें फाइल की और लाइंस प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले एक प्रोग्राम बताती हूँ, देन फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगी। आपको एक बात बता दूं कि रीड लाइन एक बार में सिर्फ एक लाइन रीड करता है, तो अगर आपने सिर्फ एक बार रीड लाइन को कॉल किया है तो सिंपल सी बात है वो एक ही लाइन प्रिंट करेगा। वैसे इसका एक और सेकंड तरीका था, मैंने आपको बताया था फॉर लूप की हेल्प से हम पूरे फाइल की जितनी भी लाइन्स है उनको प्रिंट कर सकते हैं। आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको रीड लाइन का यूज करके ही फाइल्स की सारी लाइन्स प्रिंट करना है देन यू कैन फॉलो दिस प्रोग्राम। आप क्या करेंगे, पहले ओपन फंक्शन की हेल्प से फाइल ओपन करेंगे रीड मोड में, क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई है। ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। व्हाइल में हमने इस वेरिएबल का नाम पास कर दिया str1, मतलब इस वेरिएबल में हमने लाइन स्टोर की, रीड लाइन से लाइन रीड की। फाइल में से एक बार में एक लाइन रीड होगी, str1 को असाइन होगी, देन प्रिंट उस str1 को प्रिंट कर देगा। यहाँ मैंने एंड इज इक्वल्स टू नल कर दिया है, क्यों? क्योंकि रीड लाइन EOL करेक्टर भी रीड करता है जो कि /n होता है, तो उसके कारण ऑलरेडी न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो हमें प्रिंट से प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने प्रिंट करवाई तो ये क्या करेगा, उस केस में ये 2 बार न्यू लाइन प्रिंट करेगा, मतलब जो स्पेस होगा लाइंस के बीच में वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 1 बाय 1 सारी लाइन से प्रिंट हो जाएंगी। जैसे ही लाइंस जब रीड लाइन रीड करेगा और कोई भी लाइन प्रोग्राम में नहीं बचेगी तो str1 के पास में आ जाएगा नल। जैसे ही नल आएगा तो ये व्हाइल लूप वाली जो कंडीशन है ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी और लूप से टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक सारी लाइंस को प्रिंट कर देगा। मैंने इसे सेव किया और इसे रन कर आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए उस फाइल में जितनी लाइंस थी सारी लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गई। यहीं पर अगर हम इस लूप को नहीं लगाते और डायरेक्टली सिर्फ str1 से हम फाइल में से लाइन रीड करते और उसे प्रिंट कर देते, तो ये एक बार में सिर्फ एक ही लाइन आपके सामने प्रिंट कर, एक ही लाइन कर रहा है। अगर आपको दूसरी लाइन प्रिंट करवानी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। आप जब दोबारा से इसे रीड करोगे तो एक लाइन प्रिंट हो चुकी है, अब ये सेकंड लाइन प्रिंट करेगा। इसे सेव करिए और प्रिंट करिए, देखिए। तो ऐसे अब ये तो हमें पता था कि उस फाइल में सिर्फ 3 लाइन्स है तो हम 3 बार रीड लाइन यूज कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता हो कि किसी फाइल में कितनी लाइन्स है, देन हम ये प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें व्हाइल लूप का यूज करना है और आपको सजेस्ट करूंगी फॉर लूप का यूज करिए, काफी इजी है वो और वहां पर न्यू लाइन का भी कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइल में से हम डेटा रीड करना सीख चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइल में डेटा राइट कैसे करेंगे। मतलब अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू ही अपनी फाइल बनानी है या कोई बनी बनाई फाइल में हमने यूजर से कोई इनपुट लिया है और इस इनपुट को हमें सेव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फाइल के अंदर उसे राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अभी तक आप रीड कर रहे थे तो रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे थे, अब आप चूंकि डेटा राइट करेंगे तो आपको फाइल को किस मोड में ओपन करना होगा, राइट मोड में। और राइट मोड के लिए काफी एक्सेस मोड्स हैं, W है, W+ है, WB+ है, वो बाइनरी फाइल के लिए है। काफी मोड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं उस एक्सेस मोड वाली टेबल को देखकर, ठीक है। We need to be very careful while writing data into the file as it overwrites the content present inside the file that you are writing and all the previous data will be erased. राइटिंग के केस में आपको एक चीज के लिए बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान रखना है, जो कि रीड में तो फाइल में से डेटा रीड होता था, उस केस में फाइल का होना जरूरी होता था, बट राइट के केस में क्या होता है कि आप अगर ऐसी फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं जो पहले से आपकी डिस्क पर अवेलेबल है और उसमें पहले से कुछ बच्चों का डेटा है,
मान के चलिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक फाइल बना रखी है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है। अब एक नया बच्चा आया, उसका एडमिशन हुआ, तो हम उस नए बच्चे का डेटा भी उस फाइल में लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो आप क्या, अगर आपने उस फाइल को राइट मोड में ओपन किया है और उसी फाइल में अगर आप डेटा लिखोगे तो ये क्या करेगा, जो प्रीवियस डेटा है, जो पुराना डेटा उस फाइल में लिखा हुआ है उसे इरेज कर देगा और उसकी जगह पे नया डेटा ओवरराइट कर देगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप फाइल में डेटा लिख रहे हैं वो बिल्कुल नया डेटा है या आपको उस डेटा को उसमें लिखना है बट ऐड करना है, मतलब पुराना डेटा रिमूव नहीं करना है, पुराने डेटा के साथ में ही नया डेटा आपको उसमें रखना है। तो ये चीज आपको फाइल में डेटा राइट करने से पहले डिसाइड कर लेना है। ठीक है, दो फंक्शंस है जो कि हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं। एक होता है राइट और यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर दीजिए। आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ऐसा कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं जिसके पास में स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक होता है राइट लाइंस। राइट लाइंस में आप यहाँ पर कोई लिस्ट पास कर सकते हैं, तो ये उस लिस्ट को वहां पर फाइल के अंदर राइट कर देगा। मैं ये दोनों आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। आप ये जो नोट है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने फाइल ओपन की है राइट मोड में, अगर उस नाम से फाइल है तो वही फाइल ओपन हो जाती है, और अगर उस नाम से पहले से कोई फाइल नहीं बनी हुई है तो राइट अपने आप एक फाइल वहां पर क्रिएट कर देता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने पाइथन ओपन किया, यहीं पर इसी जगह पे हम प्रोग्राम बना लेते हैं। आप देखिए, मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, फाइल ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पाथ दिया, यहाँ मैं फाइल बना रही हूँ xyz.txt के नाम से, और इसे किस नेम से बना रही हूँ, किस मोड में बना रही हूँ, राइट मोड में। मैं आपको पहले से दिखा देती हूँ कि वहां पर इस नाम से कोई फाइल नहीं है। आप देखिए डी में प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर ये रहा, यहाँ एक फाइल है लेकिन hello.txt है। xyz.txt नाम की कोई फाइल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसे राइट मोड में ओपन किया। अब चूंकि ये फाइल वहां पर नहीं है तो क्या होगा, इस नाम से वहां एक फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको फाइल के अंदर डेटा लिखना है तो आप कोई str1 किसी भी नाम से वेरिएबल भी बना सकते हैं। उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग मैंने लिखकर str1 को दे दिया। और अब मुझे फाइल के अंदर राइट करना है तो फाइल हैंडल मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट यूज करूंगी जिस नाम से हमने यहाँ क्रिएट करा है, जिसके पास फाइल का रेफरेंस है myfile.write, और यहाँ पर उस str1 को हम पास कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट एक बार में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को फाइल के अंदर लिखता है। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग किसी वेरिएबल के अंदर लिखकर भी पास कर सकते हैं और डबल कोट या सिंगल कोट्स में यहाँ राइट में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इसे सेव किया और इसे आप क्लोज करिए, myfile.close। ये कंपलसरी नहीं होता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन होती है जब फाइल ओपन होती है तो उसे हमें क्लोज भी करना चाहिए, लिंकिंग उसकी खत्म कर देनी चाहिए। अब इसे सेव करके मैंने रन किया। क्योंकि देखिए मैंने प्रिंट कुछ नहीं करवाया था, कंसोल पे तो कुछ प्रिंट नहीं करवाया था, इसलिए आपके सामने यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि यहाँ एक नया प्रॉम्प्ट आपके सामने शो हो गया, इसका मतलब ये कि आपका काम हो चुका है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये फाइल बनी है कि नहीं और ये लाइन उसमें लिखी गई है कि नहीं। तो आप उसे चेक करने के लिए वहीं जाइए जो पाथ आपने यहाँ दिया। आप देखिए प्रोग्राम्स फोल्डर में xyz नाम की एक नई फाइल बन गई है, इसे हम ओपन करते हैं। हमने जो डेटा वहां लिखा था वो डेटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको और लाइन्स अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर और राइट के स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, myfile.write। मैं सेकंड तरीका बताती हूँ आपको, यहीं पर हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसे हमने सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए रन हो चुका है और फाइल देखिए, फाइल के अंदर वो डेटा आ गया होगा। दोबारा से फाइल को ओपन कर लीजिए। अब आपको एक लिमिटेशन दिखेगी, आप देखिए हेलो हाउ आर यू पहली लाइन थी
और सेकंड लाइन थी दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन ये बिल्कुल इससे चिपक कर प्रिंट हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे थे कि ये जो सेकंड लाइन है सेकंड लाइन की तरह प्रिंट हो, यहाँ पर एंटर प्रेस हो, बट राइट और राइट लाइन जो फंक्शन होते हैं ये स्लैश एन करेक्टर किसी भी सेंटेंस में किसी भी स्टेटमेंट में ऐड नहीं करते हैं। अगर आपको न्यू लाइन प्रिंट करना ही है तो आपको खुद से स्लैश एन लगाना होगा। जैसे अगर ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग के बाद भी आप स्लैश एन करेक्टर लगा सकते हैं। अब देखिए इसे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। अब दोबारा से जब आप फाइल ओपन करेंगे तो वो नई लाइन पर आएगा। आ रहा है? तो अगर आपको एंटर प्रेस करवाना ही है तो आपको स्लैश एन करेक्टर वहां पर खुद लगाना पड़ेगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सिंपल एक राइट स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर भी आप स्लैश एन दे सकते हैं न्यू लाइन के लिए। ठीक है, इसके बाद में आप जो भी राइट करेंगे वो न्यू लाइन पर ही प्रिंट होगा। सेव किया और रन किया, फाइल को ओपन कर देख लीजिए। फाइल ओपन करते हैं दोबारा, देखिए न्यू लाइन पर प्रिंट हो रहा है। समझ में आया? राइट अपनी आप से कोई न्यू लाइन करेक्टर ऐड नहीं करता है। अगर आपको वहां एंटर प्रेस करना ही है तो आपको खुद से वहां पर स्लैश एन लिखना होगा। ऐसे ही राइट लाइंस होता है। राइट लाइंस के लिए लिस्ट आपको पास करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमें एक लिस्ट वहां पर बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाकर देखते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ str1 की जगह पे अब आ जाएगी लिस्ट। आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में आप जो भी पास करेंगे वो सब एज इट इज वहां पर लिख जाएगा। लिस्ट जो होती है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया हेलो ऑल हाउ आर। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने बोला था किसी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे और उसमें अगर आप नया डेटा लिखते हैं तो क्या करता है, पुराने डेटा को इरेज कर देगा और नया उसकी जगह पे लिख देगा। और अभी आपकी फाइल में इतना डेटा है, इतना डेटा ऑलरेडी है। मैं फाइल का नाम यहाँ चेंज नहीं कर रही हूँ, ये चीज को प्रूव करने के लिए मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी। आप देखिएगा कि उसका पुराना डेटा इरेज हो चुका होगा और उसकी जगह पे जो लिस्ट में मैंने डेटा दिया है वो प्रिंट हो चुका होगा। हमने यहाँ इस लिस्ट को माय फाइल डॉट राइट लाइन्स में पास कर दिया। ठीक है, इसे सेव किया और रन किया। रन हो गया है। अब फाइल को ओपन करके देखिए, हेलो ऑल हाउ आर यू। अब ये भी एज इट इज आया है। इसमें भी अगर आप हर एक के बीच में एंटर चाहते हैं या स्पेस चाहते हैं तो आपको स्लैश के साथ में वो करेक्टर वहां खुद देना होगा। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आप स्लैश टी दीजिए टैब के लिए, और अगर आप न्यू चाहते हैं तो स्लैश एन दीजिए। जैसे हम इस यहाँ पर ऑल के बाद में न्यू लाइन चाहते हैं तो स्लैश एन दे दिया। यहाँ पर टैब चाहते हैं, यहाँ पर टैब चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम न्यू लाइन चाहते हैं। सेव करिए, रन करिए। अब आप अपनी फाइल को ओपन करके देख लीजिए। आप जो करेक्टर देंगे वो उस फॉर्म में एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो ऑल, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, एंड हाउ आर यू। ठीक है, ये हुआ फाइल के अंदर डेटा लिखने का तरीका। ये दो ही मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम फाइल के अंदर डेटा को लिख सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, आप चाहे राइट का यूज करिए, राइट लाइंस का यूज करिए, फाइल को राइट मोड में ओपन करना होगा। और फाइल चूंकि राइट मोड में ओपन हुई है तो अगर वो फाइल पहले से है तो उसमें डेटा ओवरराइट हो जाता है, और अगर वो फाइल पहले से नहीं है तो राइट और राइट लाइंस खुद एक नई फाइल बना देते हैं। ठीक है, एक नोट है जो मैं अभी 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आपके याद रखने के लिए यहाँ पर नोट में भी मैंने इसे मेंशन कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है भूल जाएंगे। राइट और राइट लाइन्स डज नॉट एड एनी एक्स्ट्रा करेक्टर लाइक न्यू लाइन करेक्टर आफ्टर एवरी राइट ऑपरेशन। Thus, to prove the contents you are writing in file line wise, make sure to write new line characters on your own. ठीक है, ये चीज मैं आपको करके भी दिखा चुकी हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हुआ फाइल में डेटा रीड और राइट करने का तरीका।
जो मेनली दोनों ऑपरेशंस होते हैं वो दोनों ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब राइट का एक मैंने लिमिटेशन बताई कि अगर पहले से फाइल में डेटा है और आप नया डेटा उसमें लिखेंगे तो वो डेटा को ओवरराइट कर देता है। अब इस चीज को दूर करने के लिए कोई तो चीज होनी चाहिए जिससे कि हम फाइल के अंदर डेटा ऐड कर सके, ना कि फाइल के अंदर डेटा ओवरराइट हो। अब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर ही आप बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन ही आप बना रहे हैं तो वहां तो आपको पुराना डेटा स्टोर करके रखना होगा, उसके अंदर आप नया डेटा ही ऐड करेंगे, तो उस केस में राइट मोड सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके लिए थर्ड आता है अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल। अपेंड वर्ड आपके लिए नया नहीं है, स्ट्रिंग में आपने इसे यूज किया है। अपेंड क्या करता है, एक स्ट्रिंग के साथ में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़कर प्रिंट कर देता है, मतलब उसके साथ में उसे चिपका कर प्रिंट कर देता है। तो अब आपको क्या करना है, फाइल के अंदर पहले से डेटा है और उसी फाइल में आपको नया डेटा और जोड़ना है, तो वो जोड़ने के लिए हम उन्हें अपेंड करेंगे। और फाइल को अपेंड करने के लिए हम ए मोड का यूज करेंगे और अपेंड मोड के लिए और भी है, वो आप उसमें एक्सेस मोड की जो मैंने टेबल आपको स्टार्टिंग में बताई है उसमें चेक करिएगा। और भी मेथड्स होते हैं, ए होता है, ए प्लस होता है, आप इनका अपेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। When we open a file in W or write mode, Python overwrites an existing file. If we want to write into the file while retaining the old data, then we should open the file in A or append mode. ठीक है, तो फाइल को append मोड में ओपन करने के लिए आप यहाँ पर जो एक्सेस मोड है ए प्लस आप कुछ भी दे सकते हैं। A file open in append mode retains its previous data while allowing us to add newer data into फाइल। ठीक है, इसे करके देख लेते हैं। हमारी वो पुरानी फाइल है ही, उसी में एडिटिंग कर लेंगे जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ फाइल में डेटा ऐड हो गया, अपेंड हो गया। अब देख लिए यहाँ पर W की जगह में A दे रही हूँ, A दिया और हम दोबारा से राइट से एक स्ट्रिंग लिखते हैं इसमें, माई फाइल डॉट राइट it is too hot today। एक न्यू लाइन मैंने ऐड की और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में इसे मैंने रन कर दिया। आप देखें नया प्रॉम्प्ट आ गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आप फाइल को ओपन करके देख लीजिए, इस फाइल के अंदर आपकी लाइन ऐड हो गई है। ये दो पुरानी लाइन थी और नई लाइन उसके साथ में ऐड हो गई है। आप देखिएगा उस एक्सेस मोड वाली टेबल में फाइल पॉइंटर वर्ड का यूज हो रहा था। फाइल पॉइंटर जो होता है वो ये कर्सर ही होता है जो ब्लिंक कर रहा है। जब भी आप फाइल को रीड या राइट मोड में ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग में होता है। सिर्फ एक अपेंड मोड ऐसा होता है जहां पर फाइल पॉइंटर हमेशा फाइल के एंड में होता है। और जहां फाइल पॉइंटर की लोकेशन होती है, आप जो भी ऑपरेशन करते हो, जो भी काम आप करते हो, वो काम उसी पॉइंटर से स्टार्ट होता है। मतलब अब अगर मैं इस फाइल में कुछ और लिखूंगी तो कहाँ, अपेंड मोड में चूंकि ये ओपन है तो कहाँ पर लिखा जाएगा, फाइल पॉइंटर से ही, तो जो कि एंड में है तो एंड से लिखा जाएगा। उससे क्या होगा, पुराना डेटा एज इट इज रहेगा और नया डेटा भी उसमें ऐड हो जाएगा। और यही अगर रीड और राइट मोड में मैं इसे ओपन करूंगी तो इसका जो फाइल पॉइंटर होगा वो बिगिनिंग में होगा, तो जो भी काम होगा वो बिगिनिंग से होगा। ठीक है, तो ये होता है फाइल पॉइंटर। ये मैंने आपको सारे ऑपरेशंस जो कि टेक्स्ट फाइल के ऊपर होते हैं, फाइल में डेटा, फाइल से डेटा रीड करना, फाइल में डेटा राइट करना एंड फाइल में डेटा अपेंड करना, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोग्राम के साथ बता चुकी हूँ। अब टाइम आता है कि इन सब चीजों के लिए आप मुझे सेटिस्फाई करें। मतलब ये है कि मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर कर मुझे सेंड करें। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं, फाइल हैंडलिंग चैप्टर से जो टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल। जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने इस असाइनमेंट में दिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको सिंपल ऐसा लॉजिकल कोड लिखना होता है जो कि इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करे। ठीक है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको किस क्वेश्चन में क्या करना है जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। Write a program to get roll numbers, names and marks of the students of a class. Get from user and store these details in a file called marks.txt. सिंपल सी चीज है, आपको एक marks.txt नाम की फाइल क्रिएट करनी है और यूजर से आपको रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टूडेंट के एंटर करवाने। और देखिए रोल नंबर्स, नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब
मल्टीपल स्टूडेंट्स के आपको एंटर करवाने, आपको लूप का यूज करना पड़ेगा। आप ये तीनों चीजें यूजर से इनपुट करवाकर वो जो इनपुट लिया हुआ डेटा है उस डेटा को आपको marks.txt नाम की फाइल के अंदर लिख दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड, राइट ए प्रोग्राम टू एड 2 more स्टूडेंट्स डिटेल्स टू द फाइल क्रिएटेड इन क्वेश्चन 1। जो फाइल आपने इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्रिएट की है, इतना काम करने के बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको 2 बच्चों का डेटा और ऐड करना है उसी फाइल में, ऐड करना है। ध्यान रखिएगा मोड का, राइट में है कि अपेंड में है। ठीक है, देन थर्ड है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द वर्ड्स टू एंड द प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल poem.txt। poem.txt आपको अज्यूम करना है कोई फाइल बनी हुई है, तो इसे यूज करने से पहले आप इसे बना लीजिएगा। जिस भी फोल्डर में आप अपना प्रोग्राम सेव करके रखते हैं, poem.txt नाम की फाइल बना लीजिएगा, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी डेटा आप लिख दीजिएगा। देन आपको एक प्रोग्राम बनाना है, जो प्रोग्राम उस poem.txt नाम की जो फाइल है उस फाइल में जितना भी डेटा है उस डेटा में जितने भी टू और द नाम के वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स को काउंट करके प्रिंट करेगी। टू इतने टाइम है और द इतने टाइम है। जैसे मान लीजिए 10 टाइम 2 है या 2 टाइम 2 है, तो फिर 2 आ जाएगा और कॉलन लग के उसके नंबर ऑफ अकरेंसेस आ जाएगा कि वो कितनी बार है, उसकी काउंटिंग आ जाएगी। ऐसे ही द आ जाएगा। अब इसके लिए आपको लॉजिक लगाना है कि वर्ड आप कैसे वहां से स्प्लिट करके लाएंगे और कैसे उन वर्ड्स को आप काउंट करेंगे। ये सारी चीजें आप टुकड़ों में पार्ट्स में 11th में कर चुके हैं, बट अब इन चीजों को कंबाइन करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, फोर्थ है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द अपर केस अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल article.txt। अज्यूम करना article.txt नाम की फाइल है, आप बना लीजिएगा, उसमें कुछ डेटा लिख लीजिएगा। देन आपको प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम में आपको काउंट करने के उस फाइल में टोटल अपर केस अल्फाबेट्स कितने हैं। आपको याद होगा इज अपर नाम का फंक्शन। ठीक है, मैंने एक हिंट दे दी है, आप और अपने लॉजिक डेवलप करिए और मैं बताऊंगी कि किन बच्चों ने सही बनाया है, किन बच्चों ने सही नहीं बनाया है। राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल lines.txt। देखो, अब आपको उन लाइन्स को काउंट करना है जो कि ए से स्टार्ट होती हैं, उनकी काउंटिंग भी प्रिंट करना है और उन लाइन्स को भी डिस्प्ले करना है जो कि lines.txt नाम की फाइल में है। और सिक्स्थ है, राइट ए मेथड या फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स। आपको डिस्प्ले वर्ड्स नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल story.txt। एक story.txt नाम की फाइल क्रिएट कर लेनी है, उस फाइल में से डेटा रीड करना है और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को डिस्प्ले करना है जो कि 4 कैरेक्टर से छोटे हो, विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स। मतलब आर है, एम है, मतलब 4 से उसकी जो लेंथ है वो 4 नहीं होनी चाहिए, लेस देन 4 होनी चाहिए। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर राइट ए फंक्शन लिखा, राइट ए प्रोग्राम नहीं लिखा, जबकि राइट ए प्रोग्राम इन चारों में लिखा था। तो आपको इनके लिए तो प्रोग्राम बनाने, लेकिन इनके लिए आपको फंक्शन बनाने, फिर उन फंक्शन को आप मेन में कॉल करेंगे। ठीक है, ये हुआ असाइनमेंट। अगर मेरी तरफ से कोई, हाँ जी, तो अगर मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कमी रहती है मेरी तरफ से, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझे बताइए कि मैम यहाँ पर कमी रहती है, आप इसे सुधारिए। लेकिन अगर मैं आपको कोई टास्क देती हूँ, कोई असाइनमेंट देती हूँ, तो आपको उसे टाइम से पूरा करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम्स बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। अगर ये चीज आप बना लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर का टेक्स्ट फाइल का पोर्शन आपका एग्जाम के लिए तैयार है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ यहीं पर लॉजिक्स चेंज हो जाते हैं, फंक्शंस के नेम चेंज हो जाते हैं, फाइल्स के नेम चेंज हो जाते हैं, बाकी सब कुछ यही रहता है। मैं अभी भी देख रही हूँ काफी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो असाइनमेंट्स नहीं करते हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो काफी नुकसान में है। अगर वो ये सोचते हैं कि हम स्कूल ओपन हो जाएंगे तब दोबारा से इन चीजों को कर लेंगे, तो वहां होगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पर है। तो आप देख लीजिए आपको कितना अपने लिए अच्छा करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, ये हुए टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस। कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक है, उनमें से एक टॉपिक और मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से बने बनाए बिल्ट इन फंक्शंस मिल गए हैं, तो हम उन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। वो फंक्शंस इंटरनली इन चीजों को यूज करते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे होती है। तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम। आप
एक चीज जानते हैं कि हम इनपुट लेते हैं, हम आउटपुट देते हैं, या एरर जो भी शो होती है वो सारी किसी न किसी स्टैंडर्ड डिवाइसेस पे शो होती है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस से हम उसे लेते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस? क्योंकि हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। जनरली इनपुट लेने के लिए जो डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बिना हम किसी और चीज से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मॉनिटर जो है वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। हम जो भी चीज प्रिंट करते हैं, जो भी चीज शो करते हैं, वो सारी हमें किस पर मिलती है? मॉनिटर पर मिलती है। सिमिलरली एनी एरर इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जैसे हम कोई मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं वो मॉनिटर पे शो होता है, तो ऐसे ही अगर कोई एरर भी आपके सामने शो होती है तो वो मॉनिटर पे ही होती है। तो इसीलिए आप मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी कह सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आप देखिए, जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो और आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो यूजर इनपुट जो देता है वो किससे देता है? कीबोर्ड से तो देता है। और हम जानते हैं, अगर हमने 10th तक अच्छे से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं, तो कि जब भी कीबोर्ड से हम कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट डायरेक्टली वहां नहीं जाता, पहले वो बफर में जाता है, देन वो कन्वर्ट होता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर चीजों को एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कीबोर्ड से अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो वो सारी प्रोसेसेस पाइथन में भी अप्लाई होंगी। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर जो तरीका था वो तरीका था stdin। ये stdin, stdout, stder ये सारे मॉड्यूल्स हैं, एक फाइल्स हैं जो कि एक sys नाम के मॉड्यूल के अंदर ये तीनों फाइल्स हैं। मतलब ये है कि अभी तक तो आपने इनपुट फंक्शन का यूज करके इनपुट ले लिया, प्रिंट फंक्शन का यूज करके डेटा प्रिंट कर दिया, लेकिन हम ये काम इनपुट लेने का और डेटा को प्रिंट करने का काम विदाउट यूजिंग दिस फंक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब हमें जरूरी नहीं है इनपुट फंक्शन या प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि अब ये सीधी सी बात है, हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनली प्रिंट और इनपुट इन चीजों को, इन डिवाइसेस को, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे करता है, इसलिए सिंपल एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे अज्यूम किया जाएगा कि आप प्रोग्राम में इन चीजों को यूज करके इनपुट लें या डेटा को प्रिंट करें, क्योंकि ये और लेंथी मेथड है, वो ज्यादा इजी पड़ता है। तो आपको बता दूं मैं ये काम कैसे होता है। अगर आप विदाउट यूजिंग प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट इन काम को करना चाहते हैं तो आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा sys नाम का। इस sys मॉड्यूल में आपको 3 फंक्शन मिलेंगे, रीड, राइट, राइट, और ये तीनों अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर होंगे, एक stdin, एक stdout, एक stderr। ये फाइल्स हैं आपकी और मॉड्यूल है आपका sys। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डेटा रीड करेंगे तो वहां पर आपको टर्मिनेशन के लिए Ctrl+D का यूज करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इनपुट लेती हूँ यूजर से और उसे विदाउट यूजिंग इनपुट फंक्शन लूंगी। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया sys मॉड्यूल को, यूजर से इनपुट लेना है, str1 में मैंने स्टोर किया sys.stdin.read। रीड फंक्शन का हम यूज करते हैं और इनपुट लेते हैं। ठीक है, आप जो भी इनपुट लेंगे उसे आपको शो करना है। शो करने के लिए प्रिंट का यूज करते थे, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का यूज नहीं करेंगे, हम stdout के राइट फंक्शन का यूज करेंगे। इसे सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि कोई मैसेज तो था नहीं, डायरेक्ट हमने रीड किया है, तो अब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है हम कुछ एंटर करें। हमने एंटर किया हेलो ऑल। ठीक है, हमने ये एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है एग्जीक्यूशन रोकने के लिए, मतलब हमें डेटा इनपुट नहीं करना है। इनपुट नहीं करने के लिए आप सिंपल एंटर प्रेस करिए और कंट्रोल और डी को साथ में प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल और डी को हमने साथ में प्रेस कर दिया। एक एरर आ गई है, वो बाय मिस्टेक आ गई है, क्योंकि राइट फंक्शन में आपको राइट क्या करना है, आपने कोई आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पास किया ही नहीं। ठीक है, str1 हमें यहाँ पर पास करना होगा। सेव किया, देन रन किया। हमने फिर से स्ट्रिंग दी हेलो ऑल और एंटर करके कंट्रोल डी प्रेस किया। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस किया, रीड होना बंद हो गया, वहीं पर टर्मिनेशन हो गया। देन जो नेक्स्ट लाइन थी वो एग्जीक्यूट हुई। ये हेलो ऑल जो है ये
stdout.write के कारण प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आपने stdout वाला आउटपुट का यूज किया था, इसलिए वो ब्लू कलर में है। आप इसमें आउट की जगह पे अगर ERR का यूज करेंगे, क्योंकि एरर भी मॉनिटर पे शो होती है तो वो भी राइट से ही शो होगी। अब इसे सेव करिए और इसे रन करिए, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। मैंने यहाँ पर फिर से लिखा हेलो ऑल, कंट्रोल D। अब जो ये एरर है वो किस कलर में प्रिंट हो रही है आपके सामने, रेड कलर में। ये पाइथन में है कि जितनी भी एरर्स होती है, जैसे यहाँ भी ये एरर प्रिंट हुई थी पूरी रेड कलर में थी, बस यही डिफरेंस होता है, वरना stdout और stderr में कोई जनरल डिफरेंस नहीं होता। सिंपली वही स्टेटमेंट्स प्रिंट होते हैं, बस उनका कलर चेंज हो जाता है। रेड कलर चूंकि डेंजर का साइन होता है तो वो एरर को शो करने के लिए वहां पर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रिम्स जो होती हैं इंटरनली सभी लैंग्वेजेस यूज करते हैं कि हमारे लिए हम इन्हें इजीली यूज कर सके, हमें प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए फंक्शंस बना दिए जाते हैं, बट वो फंक्शंस इंटरनली इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, these all streams are like files which are opened by the Python when we start Python। Python अपने आप इन्हें ओपन कर देता है। It prints the content of a file on monitor without using print statement। अभी तक आप इनपुट से ही इनपुट लेते आए हैं, प्रिंट से ही डेटा प्रिंट करते आए हैं, बट अब हम इसका यूज करते हुए हम उन फंक्शंस का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतना ही रखूंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रोग्राम्स बनाकर उन प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट या आप अपने फोन से उसका फोटो लेकर और उनके आउटपुट्स का फोटो लेकर मुझे सेंड करेंगे, जिससे कि ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट होगा कि किन बच्चों ने वो किया है और किन बच्चों ने नहीं किया है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो बच्चों की लिस्ट होगी जिन्होंने मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं, उनको आगे चल के मार्क्स में भी उसका फायदा मिलेगा। तो ये मत सोचना कि इसे इग्नोर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, खत्म करते हैं यहीं पे।